अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे जी। बेटा हम लोग रिलेशनल मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 रिलेशनल मॉडल को रिलेशनल कीज़ तक पढ़ा था और रिलेशनल कीज़ पे आके हमने स्टॉप किया था। आज हम अपने इस नेक्स्ट टॉपिक या रिलेशनल कीज़ को जो है यहाँ से अपने इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने क्लास में भी ये बात बहुत दफ़ा बताई है, अब भी मैं यही कहूँगा कि रिलेशनल की आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बेसिकली कीज़, यही रिलेशनल कीज़ ही वो कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से हमारे टेबल्स, हमारे डेटाबेस रिलेशनल हुआ था। एक्चुअली ये वो की कंपोनेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये स्टैंडर्ड बुक है, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस और डिटेल थी, लेकिन आप लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही थी क्योंकि इसमें टेक्निकल डेफिनेशंस हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, फॉलो आप बुक को ही करेंगे या कीज़ के लिए आप इन स्लाइड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स ओके। हम आसान चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर बुक को पढ़ेंगे तो हमें उसकी समझ भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आ जाएगी। बेटा सबसे पहले सिंपली हम बात करते हैं की। हम स्टार्ट सिर्फ की से लेते हैं कि की क्या होती है। हमने ये कहा कि जी की हमारे पास, जब की हमारे पास एक नाम आता है जी कि व्हाट इज़ की, ठीक है, तो हमारे जहन के अंदर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दो यानी कि हमारे जहन के अंदर की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। कौन कौन सी जी? कि पहली बात तो यह है कि हमारी जो की है वो क्या होगी जी, यानी कि कोई भी की है नॉर्मल रियल लाइफ में किसी लॉग की है, ठीक है, वो यूनिक होगी, उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को जिसे हम की कहते हैं, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि नो डुप्लीकेट। ठीक है, कि उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, मीन्स कि उस जैसी कोई और की नहीं होगी। और यूनिक क्या है? यूनिकनेस भी यही है कि बेशक 1000 चाबियाँ, 2000 चाबियाँ एग्जिस्ट कर रही हों, लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो वाली जो हमारी की है वो यूनिक होगी और उस तरह की कोई भी दूसरी डुप्लीकेट की नहीं बनी होगी। ठीक है, बेसिकली ये दोनों बातें एक ही चीज़ को रेफर कर रही हैं। ओके, तो की ये खसूसियत है जी, हम इस एंटिटी को की कहते हैं जिसकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास फुलफिल कर रही होती हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम अगर लॉक्स की कीज़ को देखें तो बेटा वो भी हम उसको उस वक्त तक ही लॉक की कह सकते हैं जिस वक्त तक वो क्या है, यूनिक है। जैसे ही उस जैसी कोई डुप्लीकेट की बनती है तो फिर वो क्या होता है, वो यूनिक नहीं रहती और हम फिर उसको की भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि की का मतलब, की जो टर्म है बेसिकली ये किसको रेफर कर रही है बेटा, ये आपके पास सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, सम टाइप ऑफ चेक्स, सम टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस तरह की टर्म्स को ये हम की जब भी बात आएगी तो हम उससे मुराद क्या होगा, सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सम टाइप ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो की है, अगर उस तरह की दूसरी बंदे के पास भी हो तो फिर क्या होगा, फिर हमारी सिक्योरिटी, हमारी इंटेग्रिटी लॉस हो सकती है, हमारा जो है वो नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बेटा कि डेटाबेस के अंदर कीज का कॉन्सेप्ट क्या है और डेटाबेस के अंदर कीज क्यों जरूरी हैं। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक लफ्ज़ कहा कि बेटा कीज ही बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे डेटाबेस को रिलेशंस बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास यानी कि दो रिलेशंस हैं, ठीक है, दो रिलेशंस हैं, रिलेशन R1 है, ठीक है बेटा, और दूसरा रिलेशन है R2, ये दो रिलेशंस हैं। अब अगर हमें ये लगता है कि इन दोनों रिलेशन के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन दोनों रिलेशन के दरमियान क्या करता है, कोई रिलेशनशिप, या इस एक रिलेशन की एंटिटीज के दरमियान, क्योंकि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिलेशन हम क्या एक एंटिटी टाइप का बनता है। रिलेशन बेसिकली हम रिलेशन को टेबल भी कहते हैं और एक एंटिटी टाइप भी क्या कहते हैं। एंटिटी टाइप में हमने देखा था कि जिसमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं और तमाम के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ठीक है, अब मैं बात फिर कर रहा हूं कि हम अगर, तो हम एक पहली चीज का हम ये देखते हैं कि इस रिलेशन R1 के रिकॉर्ड के अंदर कोई रिलेशनशिप बन रहा है या इस रिलेशन R1 का रिलेशनशिप बन रहा है R2 के साथ, तो हम ये चाहते हैं कि हम इन टेबल्स को ज्वाइन कर दें, यानी कि जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको बना के इनको क्या कर दें, इनके दरमियान रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करवाएं। तो बेटा वो हम किसकी मदद से करवा सकते हैं, सिर्फ डेटाबेस कीज की मदद से,
वो कौन सी हैं ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे रिलेशन के इटसेल्फ यानी कि एक सिंगल रिलेशन या हमारे पास दो रिलेशन या दो से ज़्यादा रिलेशंस डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप बना दें, क्योंकि लॉजिकली हमारे सोचने से वो रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन फिजिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं बेटा, कीज़ को यूज़ करते हैं। Each record within a table relation can be uniquely identified by one or more field table। और दूसरी बात वो कहता है कि भाई हमारे डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स। हमने कहा कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं जी, डाटा जो है हमारा वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड, थाउजेंड्स ऑफ टपल्स होती हैं जो कि डिफरेंट एंटिटीज का रिकॉर्ड को होल्ड करती हैं। अब हमारे यानी कि जैसे इधर हम एक फील्ड आईडी लिख लेते हैं जी, और इधर हम ये दूसरी फील्ड हम इसका नाम नेम रख देते हैं। अब हमारे पास ये टेबल है बेटा, इसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे पास एक चैलेंज ये भी है कि हम इस टेबल के अंदर, अपने टेबल्स के अंदर जब डाटे को डालें तो हर रिकॉर्ड की एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम यूनिक हो, जो उसको दूसरे तमाम रिकॉर्ड से यूनिक कर दे। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड की वैल्यू क्या होगी, दो रिकॉर्ड्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी, तो बेटा किस चीज़ में प्रॉब्लम आएगा, डाटा एक्सेस में प्रॉब्लम आ जाएगा कि हम एग्जैक्ट रिकॉर्ड को टारगेट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रोल नंबर वन, ठीक है, इसका नेम है अली, ओके, और इसका नेम है हमारे पास कुछ और, ठीक है, अहमद लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो आप एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये बच्चा है, इसका नेम AH है, ये बच्चा है, इसका नेम अली है, लेकिन इन दोनों की ये रिकॉर्ड नंबर जो है, रिकॉर्ड नंबर 1 पे अली भी है, रिकॉर्ड नंबर 1 पे क्या है, AH भी है। अब अगर मैं यहाँ से इस टेबल से डाटा फेच करना चाहूँ कि मुझे अली का डाटा दिखाया जाए, तो बेटा जब मैं इस कॉलम की बेस पे डाटा एक्सेस करूंगा तो क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। मुझे कौन से रिकॉर्ड्स मिलेंगे, मुझे डुप्लीकेट। अगर मैं आईडी को भी फेच करूँ, फॉर एग्जांपल इस एट्रीब्यूट को भी, कि मुझे रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड दिखाया जाए, तो बेटा क्या होगा, एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है यहाँ पे 200 यानी कि ऐसे रिकॉर्ड हों जिनकी आईडी क्या हो, 1 हो, वो सारे आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा उन 200 रिकॉर्ड में से अपना रिकॉर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा इट्स नॉट अ एक्यूरेसी, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स वेरी बैड थिंग कि आपने सर्चिंग एक दफ़ा परफॉर्म की, आपको रिकॉर्ड फिर नहीं मिला, फिर आपको कोई मैकेनिज्म लगाना पड़ा, फिर उसको फाइंड करना पड़ा। तो बेटा डेटाबेस के अंदर डाटा टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या ही बनाई गई। फिर हमारे पास इस पर्पस के लिए भी किस चीज़ को यूज़ किया गया बेटा, हमारे पास डेटाबेस कीज़ को यूज़ किया गया। पहला पर्पस क्या था बेटा, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, कि अगर दो रिलेशन के दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है और हम उसे फिजिकली इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो हम किससे करते हैं बेटा, कीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि टेबल के रिकॉर्ड्स की यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, कि टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड, हर टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड जो है वो दूसरे रिकॉर्ड से क्या होगा बेटा, वो डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, कीज़ को यूज़ करते हैं। हेल्प टू इन्फोर्स इंटेग्रिटी एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। इन्फोर्स इंटेग्रिटी बेटा ये किसी हद तक, बल्कि मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि तमाम यानी कि ये भी एक तरह के क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं। कीज़ भी हमारे पास क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें इन्फोर्स करते हैं कि भाई डाटा मीन्स कि हम डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा हमारी मर्जी के मुताबिक एंटर हो, कोई भी बंदा हमारे डेटाबेस को, इस टेबल को अगर यूज़ करे, तो इस टेबल में अगर वो डाटा स्टोर करे तो मर्जी हमारी यूज़ हो, जैसे हम चाहें वैसे हो, ठीक है। जाहिर बात है हम एम्बिगुअस डाटा नहीं चाहेंगे, जाहिर बात है हम फजूल डाटा स्टोर नहीं करना चाहेंगे, हमारी स्टोरेज वेस्ट हो जाएगी। तो उस पर्पज़ के लिए हम इसके ऊपर फिर हमें क्या लगाने पड़ेंगे बेटा, हमें कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे, हमें पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, हमें उसको बाउंड करना पड़ेगा कि भाई अगर तुमने मेरे इस टेबल के अंदर डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बेटा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हमारे पास कीज़ हमारे पास इस काम के लिए, इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए। इंटेग्रिटी बेटा जी यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब है एक्यूरेसी ऑफ डाटा, करेक्ट डाटा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि कीज़ का पर्पस, मकसद और डेटाबेस में कीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, आप लोगों को इसकी समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कीज़ पर।
तो हमारे पास ये कुछ मेजर टाइप्स ऑफ कीज हैं। इन कीज कुछ टाइप्स आपको आप कह रहे हो, आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे नहीं है, और वाकई है भी नहीं। तो इस सिनेरियो में बेटा हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कीज नहीं है। अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ मेजर टाइप्स हैं बेटा। प्राइमरी की है, कंपोजिट की है, ठीक है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है, फॉरेन की है। हम वन बाय वन इनको समझने और इन पर काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास है प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की? इट्स अ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो कहते हैं कि an attribute or a set of attribute that uniquely identify a tuple in a relation that are also called records। बेटा अभी कुछ देर पहले हमने ये कहा कि कीज हमारे पास एज अ कंस्टेंट, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कंस्टेंट जो है उसके लिए भी यूज होती है। तो बेटा प्राइमरी की आपके पास वो की है अगर आपके पास ये रिलेशन है, ठीक है, और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट एट्रीब्यूट हम जी आईडी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दूसरा एट्रीब्यूट हम उसका नेम ले लेते हैं। तो बेटा इसकी हर टप्पल को हमने ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि टेबल की रोज को हम टप्पल्स कहते हैं और टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। तो बेटा ID1 एंड LE, इसका हर रिकॉर्ड क्या होगा बेटा जी? यूनिक होगा, रिकॉर्ड B एंड 3ID रिकॉर्ड C, ठीक है। मीन्स के प्राइमरी की वो कहते हैं कि सेट एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो क्या करें, यूनिकली आइडेंटिफाई करें आपके रिलेशन की हर टप्पल को, कि जिस टेबल में हम प्राइमरी की लगा देते हैं फिर वो प्राइमरी की क्या करती है, उसके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अच्छा जी बेटा, हमें पिछले लेक्चर में ये तो पता लग गया कि ये हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये आईडी एक एट्रीब्यूट है। अगर हम इस टेबल का नाम क्या रखें बेटा, स्टूडेंट रखते हैं, तो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इस टेबल में होगी, ठीक है। तो ये अब इसको अगर हमने प्राइमरी की बनाया है तो इसके ऊपर हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट्स, तीन पाबंदियां हमने लगा दी। क्या बेटा? पहली बात तो यह है कि किसी भी टेबल की प्राइमरी की एक से ज्यादा नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आप। और दूसरी बात, सॉरी, हम एक बात जो करने लगे थे वो भूल गए कि बेटा एट्रीब्यूट का हमें पता लग गया कि ये हमारा एट्रीब्यूट है, लेकिन ये क्या है? ये जो वन मैंने लिखा है यहाँ पे इस सेल के अंदर, तो बेटा ये सेल्स के अंदर जो है ये क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं। ओके, ये इस आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये हर एंटिटी के अगेंस्ट एक यूनिक नंबर जनरेट करती है जो कि उसके रिकॉर्ड को पूरे टेबल में क्या करती है बेटा? यूनिक आइडेंटिफाई करती है। मींस कि ये आईडी एट्रीब्यूट है और ये सारी क्या है? इसकी वैल्यूज हैं। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको अपने ज़हन में रखनी है कि वैल्यू और एट्रीब्यूट में आपको फर्क पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। वैल्यू बेसिकली वैल्यू उसका उस एट्रीब्यूट का ओरिजिनल यानी कि एसेट्स, ओरिजिनल डाटा होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, कि इस एट्रीब्यूट को, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि मैं इसको प्राइमरी की बना दूं टेबल की, तो क्या होना चाहिए? इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए बेटा? यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि हमने हमारी की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि वो यूनिक होंगी, और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस एट्रीब्यूट को क्या करें, नॉर्मली बेटा अगर हम डेटाबेस में किसी एट्रीब्यूट को कोई वैल्यू असाइन ना करें, यानी कि कोई भी वैल्यू ना करें, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू उस एट्रीब्यूट को मिलती है वो नल कहलाती है। अगर ऐसा इस केस में हम करें, इस एट्रीब्यूट को साथ करें जिस एट्रीब्यूट को हमने अपने टेबल का क्या बनाया है? प्राइमरी की बनाया है, तो वो आपको अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि प्राइमरी की वैल्यू ना तो कभी नल रखनी है, आप नल भी नहीं कर सकते, आप यूनिक रिकॉर्ड हर दफा जनरेट करेंगे। और उसके बाद क्या है? एक टेबल की प्राइमरी, एक से ज्यादा प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा भी नहीं है कि अगर इस टेबल के अंदर एक तीसरा कॉलम हो, ठीक है, जो कि किसकी फील्ड हो बेटा? CNIC की फील्ड हो, और आप एट द सेम टाइम कहें जी कि मैंने इस टेबल में एक प्राइमरी की 1 बना दी है आईडी को, और प्राइमरी की जनाब जो है वो 2 जो है
वो मेरे पास ये CNIC नंबर है सेम टेबल में एट द सेम टाइम दो प्राइमरी कीज, तो बेटा दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है। आपकी एट द सेम टाइम प्राइमरी की क्या बेटा एक ही एग्जिस्ट करती है किसी भी रिलेशन के अंदर। तो हम ओवर क्विक रिव्यू करते हैं जी इसको कि प्राइमरी की क्या है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। अभी आगे चल के हम इसकी बात करेंगे कि अगर सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं तो फिर इसका नेम भी चेंज हो जाता है। वो नेम क्या होता है वो इंशाल्लाह अभी 2 मिनट के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी की में एट्रीब्यूट्स जो कि क्या करते हैं, आपके टेबल के हर रिकॉर्ड को बेटा यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कीज। और उसमें ईच वैल्यू प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, हर वैल्यू उस एट्रीब्यूट की हर वैल्यू क्या होती है यूनिक होती है और उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो एग्जांपल हम देखते हैं जी प्राइमरी की हमें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह सारी। तो एग्जांपल के तौर पर ये है एग्जांपल, आपके पास ये एक रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन का हम नेम हमारे पास जनाब, इस रिलेशन का नेम है स्टूडेंट रिलेशन। अब स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन इस रिलेशन के अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। एसटीडी टेबल है, एसटीडी स्टूडेंट स्टैंड फॉर स्टूडेंट, तो ये उसकी रिलेशन है। इसमें हमने क्या किया, सिंगल एट्रीब्यूट है रोल नंबर, जो क्या कर रहा है हमारे टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक जनरेशन हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रोल नंबर जो फील्ड है ये हमारे टेबल की क्या है, प्राइमरी की है। तो बेटा वेरी फर्स्ट स्लाइड में हमने ये बात की थी कि डेटाबेस की जो कीज हैं वो हमारे पास एक पर्पज उनका ये है कि वो अगर एक रिलेशनशिप है, एक टेबल है, तो वो इस चीज को इंश्योर करें कीज के टेबल का हर रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। हर रिकॉर्ड टेबल का, ये एक रिकॉर्ड है ना बेटा, या एक टपल कह लें, ठीक है। रिलेशन की हर टपल दूसरी टपल से डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने डेटाबेस की एक की लगाई, कौन सी बेटा, प्राइमरी की लगाई, किस एट्रीब्यूट को हमने, क्योंकि कीज हमेशा अप्लाई होती हैं बेटा एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशन के कॉलम होते हैं, और उसके बाद जब जो डाटा है हमारा वो एट्रीब्यूट्स की इन वैल्यूज की शक्ल में आता है। तो यहाँ पे बेटा ये क्या है, ये हमारी वैल्यूज हैं किस एट्रीब्यूट की, इस एट्रीब्यूट की, ये सारी ये इसकी उसी की ही वैल्यूज हैं। ओके बेटा, अब हमें इसमें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि एक एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो क्या करते हैं टेबल के हर टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्राइमरी की है। इसकी बेस पर हम जो है वो अपने रिलेशन में रिडंडेंसी कंट्रोल करते हैं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आते, बल्कि क्या आते हैं बेटा, डिफरेंट रिकॉर्ड आते हैं। और इसकी वैल्यू हम ना कभी नल रख सकते हैं, ना ही इसमें आप कहेंगे दोबारा रिकॉर्ड नंबर 3 इंसर्ट करूं, तो ये आपको करने नहीं देगा, ये आपको इन्फोर्स करेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कीज इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करती हैं। तो जी अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। अब बेटा रियल लाइफ सिनेरियोज या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन भी आ जाती। अब यहाँ पे देखें, इस रिलेशन में हमारे पास क्या था बेटा, इस रिलेशन में हमारे पास एक एट्रीब्यूट को हमने रोल नंबर को ही, यानी कि एक एट्रीब्यूट की, सिंगल एट्रीब्यूट की प्राइमरी की बनाई, और हमारे पास क्या हो गई, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन डन हो गई। तो हमने कहा ठीक है जी ओके, हमें ज़्यादा एट्रीब्यूट की बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा रियल लाइफ में ना बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि सिंगल एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं होता यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उस सूरत में क्या हमें बनानी पड़ती है बेटा, हमें दो एट्रीब्यूट्स को मर्ज करके कोई से भी दो एट्रीब्यूट्स को क्या करना पड़ता है बेटा, मर्ज करना पड़ता है, और फिर हमारे पास क्या बनती है, एक प्राइमरी की बनती है, ठीक है। तो ऐसी प्राइमरी की जो मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स पे एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं बेटा कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, और कंपोजिट प्राइमरी की उस वक्त जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि सिंगल एट्रीब्यूट हो तो प्राइमरी की, अगर आपकी प्राइमरी की में एट्रीब्यूट एक से ज्यादा हो जाएं तो फिर वो क्या हो जाती है, कंपोजिट प्राइमरी की। और हम कंपोजिट प्राइमरी की क्यों बनाते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है कि सम टाइम हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि जब हमारे पास सिंगल कॉलम से हम अपने टेबल को हर टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे होते,
फिर हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंपोजिट प्राइमरी की डिजाइन कर देते हैं। तो ये भी उसने भी यहाँ पे मेरे ख्याल से ये लिखा होगा कि यूज इन सिचुएशन वेयर अ सिंगल कॉलम इज अनेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा अब हमारे पास ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में अगर हम देखें कि अगर हम प्राइमरी की सिर्फ किसको बना दें बेटा, ये लास्ट टाइम हमें जो प्रॉब्लम क्लास में आ रही थी, आज हम उन तमाम क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे कि रोल नंबर अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इसको प्राइमरी की बना दूं तो इसकी बेस पे मैं क्या कर सकता हूं, ये रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। क्यों बेटा? ये जो रिलेशन है बेटा, इसका मेरे पास यानी कि जो टाइटल है वो है सब्जेक्ट मार्क्स का रिलेशन है। ये सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने इसमें स्टोर करने हैं। अब अगर इसमें मैं क्या करूं, मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना दूं तो बट बेटा अब एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ता है। तो फिर अब मैं क्या कर सकूंगा, अगर मैं सिर्फ इसको प्राइमरी की बना दूं तो बेटा प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी वैल्यू डुप्लीकेट होनी नहीं है। अगर डुप्लीकेट नहीं होनी तो फिर हर स्टूडेंट का मैं कितने रिकॉर्ड डाल सकता हूं, सिर्फ एक यूनिट रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड नंबर 1 की मैं सिर्फ एक एंट्री डाल सकता हूं। लेकिन बेटा मेरा जो रोल नंबर 1 है वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो अब मैं क्या करूं फिर, अब मैं क्या करूं, अब बेटा मैं फिर कंपोजिट प्राइमरी कीज का यूज करता हूं कि मैं किसी दूसरे एट्रीब्यूट को, दोनों को मिला के, दो एट्रीब्यूट्स को मिला के मैं की डिफाइन कर देता हूं और कहता हूं कि ये दोनों मेरी प्राइमरी कीज हैं। अब इन दोनों के ऊपर वो तीनों कंडीशंस अप्लाई हो गई कि दोनों को मिला के हमने की बनाई है। अब इस की वैल्यू ना तो डुप्लीकेट होनी चाहिए ना नल होनी चाहिए। आप कहेंगे सर जी ये देखें यहाँ पे तो डुप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 3 3 2 2 1 1 आ गया। बेटा अब की बार ये सिंगल एट्रीब्यूट की नहीं है, अब की बार ये दो एट्रीब्यूट हैं, कंपोजिट की हाँ यहाँ पे बनी हुई है, जो कि दो एट्रीब्यूट को कंबाइन करके हमने बना दी है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे कि अगर ये दोनों रिकॉर्ड्स की दोनों वैल्यूज मैच कर गई, फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर आप देखें तो दोनों वैल्यूज कहीं भी आपके पास मैच नहीं करेंगी। रोल नंबर 1 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, रोल नंबर 1 है लेकिन सब्जेक्ट मैथ है, रोल नंबर 1 फिर है लेकिन सब्जेक्ट कंप्यूटर है, रोल नंबर 2 है लेकिन सब्जेक्ट इंग्लिश है, रोल नंबर 3 है, 2 है लेकिन सब्जेक्ट मैथ है, रोल नंबर मीन्स के इन दोनों वैल्यूज को जब हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे टेबल की कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं हो रही। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी कंपोजिट प्राइमरी की वर्क कर रही है और हमारी जो प्राइमरी की जो कंडीशंस हैं उनको भी वो सक्सेसफुली अप्लाई कर रही है। अब इस सिनेरियो में, इस टेबल में, मैंने आपको बार बार क्लास में भी ये बात कही है बेटा, जब आप डेटाबेस डिजाइनिंग कर रहे होते हैं वहां आपका डिसीजन सिनेरियो बेस होता है। ये चीजें हम लोग आपको सिर्फ पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद मैं तो इंशाल्लाह आपको लैब में इसके प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा, ठीक है। हम आपको ये बेसिक्स चीज़ें यहाँ पे समझा देते हैं ताकि आप लोग जब कल को डेटाबेसेस डिज़ाइन करें फिर अपने सिनेरियोज को देखते हुए आप ये चूज़ करें कि आपको कंपोजिट की बनानी है, आपको प्राइमरी की बनानी है, आपको सुपर की बनानी है, जय आपका दिल करे वो आप अपने सिनेरियो को देख के करें। अब इस सिनेरियो में देखें ना, मैं एक रोल नंबर से यानी कि सिंगल एट्रीब्यूट से मैं यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। तो इसका मतलब है मुझे इस एट्रीब्यूट, इस यानी कि रोल नंबर के अगेंस्ट मुझे, अब एक रोल नंबर है उसने 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अब 5 सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो उसका रिकॉर्ड कितनी दफा आएगा, 5 दफा आएगा। और मैं अगर इसको प्राइमरी की बनाता हूँ वो कहता है सिर्फ एक दफा रिकॉर्ड इंटर करने दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं कोई दूसरा एट्रीब्यूट इसके साथ अटैच करता हूँ कि अगर वो इसके साथ मिल जाए तो क्या वैल्यू यूनिक हो सकती है। तो हमने देखा जी कि सब्जेक्ट एट्रीब्यूट अगर इसके साथ मिला दें तो फिर वैल्यू कभी भी यानी कि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती या सेम नहीं हो सकती। इसलिए फिर हमने क्या किया, उसको साथ मिला के इसकी कंपोजिट की बनाई और इम्प्लीमेंट कर दी और हमारा टेबल सक्सेसफुली आप देख रहे हैं कि कोई भी रिकॉर्ड यूनिक नहीं है। तो बेटा दिस इज द ऑल अबाउट कंपोजिट प्राइमरी की। अब हम आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कीज को। हमारे पास नेक्स्ट की वेरी इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट की, जिसमें हमेशा हमें कंफ्यूजन रहती है कि जी कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। बेटा याद रखें, जो प्रॉपर्टीज आपकी प्राइमरी की होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी कैंडिडेट की भी होती हैं। ये यूनिक भी होती है, ये नॉट नल भी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है
कि आपके टेबल में एट द सेम टाइम प्राइमरी की या कंपोजिट प्राइमरी की बेटा कितनी एग्जिस्ट करती हैं? ओनली एंड, किसी भी टेबल की प्राइमरी कीज ओनली एंड ओनली वन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारे पास ओनली एंड ओनली वन एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे पास जो कैंडिडेट की है, अब यहाँ पे देखें अगर हम प्राइमरी या कंपोजिट की बात करें तो वो कितनी थी? ओनली एंड ओनली वन। लेकिन बेटा हमारे पास एक टेबल की एक रिलेशन में कैंडिडेट कीज जो हैं वो एक टेबल की एक से ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। रिलेशन में कंटेन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की। वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक जो रिलेशन है, जो एक टेबल है, वो मे कंटेन ऐसे एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट रखता हो जो कि सब इस काबिल हैं, कैंडिडेट हैं। यानी कि जैसे कैंडिडेट होता है ना बेटा, इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं जी, ये पीटीआई का है, ये जी नून लीग का है, भाई किस लिए खड़े हुए हैं जी? इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, जो यानी कि इसको विन करेगा इलेक्शन को उसमें हम देंगे। तो उसमें इसमें भी कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट सेम लाइक अ कैंडिडेट ऑफ योर यानी कि पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि रिलेशन जो है एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी सेट यूज एज अ प्राइमरी की, जो यानी कि यूज हो सकते हैं एज अ प्राइमरी की, होते हैं। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। वो कहते हैं कि उन एट्रीब्यूट का सेट, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था कि वो टेबल के रिलेशन के, किसी भी रिलेशन के वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट का सेट, एट्रीब्यूट यानी कि हम प्राइमरी की को कैंडिडेट की भी कहते हैं। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि टेबल की प्राइमरी की एग्जिस्ट ही एक करती है, होती ही एक है, लेकिन कैंडिडेट की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती हैं और होती भी हैं, मोस्टली होती हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती है। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। ये कैंडिडेट की क्या होता है? एक होल सेट होता है, और उस सेट में से हम फिर क्या चूज करते हैं? अपनी प्राइमरी की। वो कौन लोग चूज करते हैं? डेटाबेस डिजाइनर्स, वी आर द इंजीनियर्स। अ रिलेशन में कंटेन मैनी कैंडिडेट कीज, ये मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस दोनों में बेसिकली यही है। अब आगे जनाब उसने आपको इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझा दिया है कि बेसिकली कैंडिडेट कीज कैसे दो होती हैं। अब यहाँ पे देखें, एक है रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा है हमारे पास रोल नंबर। दोनों ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इस काबिल हैं कि हमारे टेबल के हर टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, ये दो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, तो बेटा ये दोनों क्या कहलाएंगे? मेरे टेबल की कैंडिडेट की है जी। ये मेरे पास क्या है? कैंडिडेट कीज है, सेट ऑफ कैंडिडेट कीज हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से अपनी प्राइमरी की एक चूज करूंगा, ठीक है। तो सारी जो प्रॉपर्टीज बेटा आपकी प्राइमरी की सेम कैंडिडेट की होती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपके पास कैंडिडेट की एक टेबल की एक से ज्यादा एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्राइमरी की किसी भी टेबल की एक से ज्यादा कभी नहीं होती। ओके, तो ये आपके पास। और बेटा आगे ये सिंपल सी यानी एग्जांपल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये है कि वो कीज, अब ये देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास दो कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट कर लिया एज अ, और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किस बेस पे, अगर हमारे पास किसी रिलेशन में यानी कैंडिडेट की है, कैंडिडेट कीज हैं, हम किस बेस पे उन कैंडिडेट कीज में से प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। तो बेटा ऐसे एट्रीब्यूट को आप हमेशा लें जो कम से कम वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि कम से कम रेंज में वैल्यू स्टोर करता है, जिसकी वैल्यू शॉर्टेज हो, या उस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की चुने जिसमें कभी भी नल या डुप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी पॉसिबल ना हो, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल किसी हद तक फोन नंबर को भी हम कहते हैं कि ये भी क्या है जी, ये हमारे पास इस काबिल है कि हाँ हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का फ़ोन नंबर डिफरेंट होता है। लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी के केस में अगर हम देखें, अगर दो भाई पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वो दोनों अपने फादर का फ़ोन नंबर दे दें, तो फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम ईमेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईमेल के अगर हमारे पास एक और कॉलम होता है इस टेबल में, अब हो सकता है दो भाइयों ने अपनी ईमेल सेम लिखवाई हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट आए जो कहें सर मेरी ईमेल आईडी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उनको एडमिशन ही नहीं देंगे? एडमिशन तो आप, क्योंकि आपको एडमिशन चाहिए,
तो फिर आप क्या स्टोर होगा, उसमें नल स्टोर होगा। तो इस इन दोनों एट्रीब्यूट में हमारे ख्याल से ये कैंडिडेट कीज हैं, लेकिन जब हमने इनके ऊपर एनालिसिस किया और अपने सिनेरियो को देखा, करंट सिनेरियो को, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एंटिटी का, जिस यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप का हम जो है वो डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, उसमें देखा कि क्या इसमें ये एट्रीब्यूट फिजिबल हैं। तो यहाँ पे फिर हमें जो फिजिबल एट्रीब्यूट नजर आया, फॉर एग्जांपल हमें रोल नंबर लगा कि ये सबसे कम वैल्यूज, इसकी रेंज वैल्यूज भी कम है और कंसाइज है और इसमें एक बेहतरीन सीक्वेंस भी है, तो हमने इसको क्या कर लिया बेटा, प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। लेकिन कैंडिडेट कीज के सेट में से, तो क्या हमने ये कहा ना कि कैंडिडेट की एक टेबल की एक से ज्यादा होती है, 10 होती हैं, 5 होती हैं, 4 होती हैं, लेकिन उनमें से हमने एक को तो सिलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की, तो बाकी क्या बची? तो बेटा कैंडिडेट कीज में से हम जिस की को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लें वो तो हो गई हमारी प्राइमरी की, और जिसको हम प्राइमरी की सिलेक्ट ना करें वो हमारे पास होती है बेटा अल्टरनेट कीज। ये आपके पास नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट आने वाला है, द कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की मे यूज फॉर सर्चिंग। और बेटा अल्टरनेट कीज जो है ये रहती हैं आपके टेबल्स के अंदर, हाँ यूनिक सम टाइम हम इन्हें सर्चिंग के लिए यूज कर लेते हैं, ट्रिगर्स या स्टोर प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें इस टेबल के अंदर हमारे पास फोन नंबर है, अगर हमें चाहिए कि फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इसको फाइंड करके लाओ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस रिलेशन में से क्यूरी ऐसी लगाते हैं जो इस रिलेशन के ये वाला कॉलम जो है उसमें से फोन नंबर मैच करके, एग्जैक्ट फोन नंबर फाइंड करके, या उस फोन नंबर के जितने भी करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको फैच करके ले आते हैं। तो इसको हम समटाइम सर्चिंग के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इट्स अ जस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जाता है कि ऐसी कीज जो कैंडिडेट कीज के सेट में से एक तो हैं कि वो प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाती हैं, वो तो प्राइमरी की बन जाती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं बेटा वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास अल्टरनेटिव कीज होती हैं। लास्ट हम मूव करते हैं जी अपनी लास्ट की तरफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन की। बेटा बेसिकली यही वो एक की है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने दो रिलेशंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, आपस में इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप फिजिकली इस्टेब्लिश कर देते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि की का एक मकसद है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच टपल इन अ रिलेशन। ओके, वो हमने देख लिया ऊपर, वो हमने सारी कीज जो अब तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी यही काम कर रही थी किसी ना किसी हवाले से कि वो आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही थी। लेकिन अब हम जो की पढ़ने लगे हैं, हमने की का जो दूसरा रोल, यानी कि यहाँ पे दूसरा जो हमने की का पर्पस पढ़ा था ये अपना रिलेशन वाला, तो अब हम उस की को, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा दो रिलेशन है, एक है R1 और एक है R2। अगर लॉजिकली इन दो रिलेशन में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से दोनों आपस में लिंक हो जाएं, ज्वाइंट हो जाएं, कि अगर इसको डाटा इससे चाहिए तो ये इससे ले सके, अगर इसको डाटा इससे चाहिए तो ये इससे ले सके, तो हम उस सिनेरियो में फिर क्या करते हैं बेटा, उन टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन हम सिर्फ डेटाबेस की कीज की मदद से कर सकते हैं। कौन सी की है बेटा, वो आपकी फॉरेन की है, ठीक है। लेकिन इसके लिए फिर हमारे पास एक कंडीशन आती है कि मस्ट है कि अगर आप दो रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या करते हैं, दो रिलेशनशिप R1 है R2 है, एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हैं कि इनके दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप कहते हैं जी ये रिलेशन मेरे पास है स्टूडेंट का, ठीक है, और ये रिलेशन है मेरे पास जी कोर्स का, ठीक है। आप कहते हैं कि यार स्टूडेंट और कोर्स का आपस में रिलेशनशिप तो बनता है कि कितने, कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। अगर हम ये देखना चाहें तो हम इस टेबल से ये नहीं देख सकते, क्योंकि इस टेबल में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है सारी, इसमें कोर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इस टेबल में क्या है, इसमें कोर्स की इन्फॉर्मेशन है। इस वक्त ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए कि हमें डाटा चाहिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी कोर्स में, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं DBMS, कि वो तमाम स्टूडेंट्स का डाटा जिन DBMS में इनरोल्ड हैं वो रिकॉर्ड दिखाएं, तो बेटा ऐसी क्यूरी इस फॉर्म में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमें डाटा दोनों टेबल्स से चाहिए। अब उसका सोल्यूशन एक तो ये है कि हम स्टूडेंट के साथ साथ कोर्स की इंफॉर्मेशन इधर भी स्टोर करें
और इधर हमें ये चाहिए कि DBMS में कौन कौन से स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, या तो हम डाटा इधर से ले लें या फिर क्या करें, या फिर बेटा हम यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा भी स्टोर करें। तो ये सोल्यूशन इट्स नॉट गुड, ये वेरी एक्सपेंसिव, डाटा डुप्लीकेशन, सेम डाटा बार बार हम जो है वो सेम प्लेसेस पे जो है वो कॉपी कर देंगे, और क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्टोरेज वेस्ट होगा, डाटा का साइज ह्यूज हो जाएगा, हमारी सिक्योरिटी, हमारी स्पीड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अच्छा जी, दूसरा फिर ये है बेटा हमारे पास कि हम क्या करें, हम करें ये कि हम अपने इन रिलेशन को क्यों ना किसी तरीके से ज्वाइन कर दें, यानी कि इनका रिलेशनशिप बना दें कि अगर इस रिलेशन को कोई डाटा चाहिए तो वो यहाँ से ले ले, और अगर इसको कोई रिकॉर्ड चाहिए तो हम, यानी कि दोनों टेबल जब ज्वाइन हो और हम क्यूरी लिखें और हम दोनों टेबल में से एट द सेम टाइम डाटा को एक्सेस कर लें, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बेटा वो है आपके पास डेटाबेस कीज, और कीज में से भी एक इंपॉर्टेंट टाइप जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉरेन की। अच्छा, इसमें एक कंडीशन फिर आती है कि दोनों टेबल में जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। अब वो सेम कैसे होगा, हम देखते हैं कि हम ये दो रिलेशन है R1 है R2 है। पहली चीज हम देखते हैं कि जी हमने इनको ज्वाइन करवाना, ओके। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि इनके अंदर रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है। जब हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर हमें ये पता चलता है किस टेबल को डाटा चाहिए और किस टेबल से चाहिए। तो जिस टेबल को डाटा चाहिए वो कौन सा है, वो चाइल्ड, और जिससे डाटा चाहिए वो उसका चाइल्ड हो गया, और जिस टेबल को डाटा चाहिए वो उसका पेरेंट रिलेशन हो गया। ठीक है, इस बात को हम आगे चल के जो है वो ब्रीफली जो है वो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए, डेफिनेशन समझाने के लिए बातें सारी आपको की हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं फिर, इस टेबल की प्राइमरी की यानी कि इसका एक कॉलम दूसरे टेबल के अंदर एज अ रेफरेंस कॉलम यूज कर लेते हैं, तो हमारी वो वाली जो कॉमन कॉलम वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, फिर दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम हम रख लेते हैं, एक एट्रीब्यूट कॉमन एट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे कि इस टेबल का जो की एट्रीब्यूट होता है जो इसके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है उसको हम इस रिलेशन में क्या बना देते हैं बेटा, इस रिलेशन में फॉरेन की बना देते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, उसकी वैल्यूज बेसिकली जो वैल्यूज हो रही होती हैं वो रेफरेंस कर रही होती हैं इस टेबल के रिकॉर्ड की वैल्यूज को। तो इस तरीके से दोनों टेबल ज्वाइन भी हो जाते हैं, और अगर हमें कोई भी डाटा भी चाहिए तो हम वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन सारी बातों से सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमारे जहन में, एक तो हमने ये देखा कि अगर एक टेबल की प्राइमरी की हम दूसरे टेबल में यूज करें एज अ रेफरेंस की तो उसे फॉरेन की कहते हैं। अब ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो कहता है कि एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन आर रिलेशन। अब इस डेफिनेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। इन आर रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है बेटा, ये आपके पास R1 रिलेशन है, whose वैल्यू, जिसकी वैल्यू मैच कर रही, कहता है कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है, किसके अंदर, इन अ रिलेशन, किसी रिलेशन के अंदर। हमने कहा जी कि वो रिलेशन क्या है, R1 है, इसका मतलब है कि वो एट्रीब्यूट किसके अंदर, रिलेशन R1 के अंदर। whose वैल्यू, उसकी वैल्यू, किस एट्रीब्यूट की, इसकी, ठीक है, जो R1 में है, मैच कर रही है किससे बेटा, प्राइमरी की से। किसकी प्राइमरी की से, अनदर रिलेशन जिसका नाम क्या है, हम कह लेते हैं दूसरा रिलेशन R2 है, कि अगर R1 रिलेशन में एक एट्रीब्यूट की वैल्यू मैच कर जाए किसी दूसरे रिलेशन R2 की प्राइमरी की से, तो इसका मतलब है कि हम उसे क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई। और वही बात जो हमने इससे पहले जो बात हमने की है वो बात और ये बात दोनों सेम भी हो गई कि फॉरेन की अगर एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में रेफरेंस की के तौर पर यूज हो तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। आगे तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर बेटा आपके पास फॉरेन की हो, ठीक है, यानी कि जिस टेबल में जाके वो रेफरेंस करे, ठीक हो गया, तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड रिलेशन। और जिस टेबल में आपकी प्राइमरी की हो जो रेफरेंस की जा रही है, ठीक है, उस टेबल को बेटा हम क्या कहते हैं, पेरेंट रिलेशन कहते हैं। ओके, द की कनेक्ट अनदर रिलेशन व्हेन अ रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू रिलेशंस। वो कहता है कि की कनेक्ट करती है किसको, टू अनदर, आपको की आपको कनेक्ट कर देती है किसी अनदर रिलेशन के साथ, लेकिन कब करती है, व्हेन आर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, जब कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है इन दो रिलेशंस के R2 और R1 के दरमियान। आर रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन कीज, और वो ये बता रहा है
और ये जैसे हमने पढ़ा कि कैंडिडेट की एक टेबल में एक से ज़्यादा होती हैं, सेम ऐसे ही बेटा फॉरेन की भी आपकी एक टेबल में एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक टेबल डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स के साथ ज्वाइन हो सकता है, लिंक हो सकता है, मर्ज हो सकता है। ठीक है बेटा, तो जी ये ऑल अबाउट हमने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, और इसमें हमने ये देख लिया कि जिसमें प्राइमरी की है उसको पेरेंट रिलेशन कहेंगे, और जिस रिलेशन में फॉरेन की बनेगी उस रिलेशन को चाइल्ड रिलेशन कहेंगे। तो आइए जी अब हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें बेटा एग्जांपल ऑफ फॉरेन की। ठीक है, कि ये दो रिलेशंस हैं, इस रिलेशन को बेटा ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे जी, हमने कहा था पीछे हम अभी भी पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस रिलेशन का नाम रख दिया एसटीडी, ओके, और इस रिलेशन का बच्चे हमने नाम रख दिया क्या, सब्जेक्ट मार्क्स, वही वाले पीछे वाले रिलेशंस। ठीक है, अब हम पीछे क्या पढ़ के आए थे कि जिस रिलेशन में हमारे पास प्राइमरी की होगी, जिस रिलेशन की होगी प्राइमरी की, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, पेरेंट रिलेशन। और जिस रिलेशन में वो प्राइमरी की जाके एज अ रेफरेंस की यूज होगी, ठीक है, यानी कि वो उसकी जो वैल्यूज हैं वो किसको रेफरेंस करेंगी बेटा, वो आपके इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को रेफरेंस करेंगी। ठीक है, कि इस रोल नंबर 1 ये वाला वही रोल नंबर 1 है जो कि आपके स्टूडेंट टेबल में है। ठीक है, तो इस टेबल को हम क्या कहेंगे, चाइल्ड रिलेशन है। तो बेटा सेम फॉरेन की वाले टेबल को हम चाइल्ड कहते हैं, और प्राइमरी की वाले टेबल को हम क्या कहते हैं, पेरेंट रिलेशन कहते हैं। ओके हो गया। अब इन दो रिलेशंस को हमने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया कि कॉमन एट्रीब्यूट, जब हम इसका रोल नंबर इधर यूज कर लेते हैं एज अ फॉरेन की, तो बेटा हमारे पास वो जो कंडीशन थी कि दोनों टेबल्स, फॉर एग्जांपल ये रिलेशन एसटीडी है, ये रिलेशन एसएम यानी कि स्टूडेंट मार्क्स सब्जेक्ट्स मार्क का रिलेशन है, इन दोनों को ज्वाइन अब तब कर सकते हो दोनों में एक एट्रीब्यूट क्या हो बेटा, कॉमन हो। तो बेटा हमारी वो कंडीशन भी फिर इसके साथ ही फुलफिल हो जाती है कि दोनों में एक एट्रीब्यूट ये देखें कॉमन हो गया है, और इसको हमने ज्वाइंट भी करवा दिया। अब अगर हम वो वाली क्यूरी लिखें कि हमें मुझे रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स दिखाओ, तो बेटा हम इजीली क्या करेंगे, हम कोई क्यूरी लिख सकते हैं कि हम रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स, तो बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे रोल नंबर 1 की मदद से यहाँ से फेच कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल अब आपस में क्या है, ये दोनों टेबल आपस में क्या है बेटा, अब कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही वाली प्राइमरी कीज यहाँ पे फॉरेन की यूज हो रही है। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखें, इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो ये है। ठीक है, यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की बनी हुई है इस टेबल की, ये दोनों एट्रीब्यूट मिलके यूनिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सिर्फ जो रोल नंबर वाला कॉलम है ये क्या है, ये आपके पास बेटा, ये आपके पास फॉरेन की है। ओके, और इसमें फॉरेन की वैल्यू बेटा डुप्लीकेट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है, ये बात याद रखें। दूसरा अनदर कॉन्सेप्ट कि आप जिस कॉलम को, फॉर एग्जांपल पेरेंट रिलेशन के जिस कॉलम को, जिस एट्रीब्यूट को एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं चाइल्ड रिलेशन में, तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उसका नेम सेम रोल नंबर है तो आपने चाइल्ड में भी सेम रोल नंबर ही रखना है। सिर्फ क्या होनी चाहिए, उसकी डोमेन सेम होनी चाहिए, कि अगर यहाँ पे इस एट्रीब्यूट की डोमेन इंटीजर वैल्यूज है तो इसकी भी इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे बेटा आप इसका नाम कुछ भी दे दें, यहाँ पे आप सिर्फ RNO लिखते हैं। ठीक है, और आप कहें जी ये वाला जो RNO है ना, ये रेफरेंस कर रहा है मेरा इस टेबल स्टूडेंट के टेबल में इस एट्रीब्यूट को, तो तब भी ये ठीक होगा। ठीक है, तो ये फॉरेन की का ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस एट्रीब्यूट का नाम चेंज भी रख सकते हैं, इट्स ओके। दूसरा, फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट आपके सामने देखेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे मार्क्स पढ़ सकता है। अब रोल नंबर 1 जो है, ये यही लास्ट टाइम प्रॉब्लम था क्लास के अंदर कि रोल नंबर 1 ने बहुत सारे मार्क्स सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एनरोल करना है, तो फिर हमने क्या किया है, हमने कंपोजिट प्राइमरी की बना के क्या किया, अब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कौन कर रहा है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स। लेकिन बेटा फॉरेन की हमने जैसे बनाया है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन की में हमारे पास ये हमें ये अलाउ करती है कि हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को नल भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो हमने डुप्लीकेट का केस बेटा हम यहाँ पे समझ लिया कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फॉरेन की वैल्यू क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है। अब दूसरा केस बेटा हमारे पास है कि फॉरेन की वैल्यू नल कैसे होती है, इसको हम 10 मिनट के 2-3 मिनट के बाद हमें समझ आ जाएगी, वो हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह अभी। लेकिन बेटा अब ये सारा काम हो गया, फॉरेन की हमें समझ भी आ गई, हमने फॉरेन की लगा भी दी, टेबल ज्वाइंट हो गए, इट्स ओके, डाटा फैचिंग। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गए, वो है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, ठीक है। वो क्या है हम उनको देखते हैं। बेटा सबसे पहली बात के द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन पेरेंट रिलेशन इज यूज प्राइमरी की, कि जिससे एट्रीब्यूट को आप रेफरेंस करवा रहे हैं, यानी इस टेबल से, चाइल्ड टेबल से जिस एट्रीब्यूट को आप रेफरेंस करवा रहे हैं वो टेबल क्या हो, प्राइमरी की ही हो। ऐसा नहीं है कि आप इस रोल नंबर को कहेंगे रोल नंबर रेफरेंस कर रहा है इस नेम वाले कॉलम को। एक तो इसकी डोमेन सेम नहीं है, ये इंटीजर वैल्यूज है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, ये इंटीजर डाटा, ठीक है। दूसरा ये है कि ये प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो आप चाइल्ड टेबल से किसी सिर्फ ऐसे ही एट्रीब्यूट को रेफरेंस कर सकते हैं जो कि क्या हो, प्राइमरी की हो। दूसरा ये द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन चाइल्ड रिलेशन, ये वो यही बता रहा है कि रोल नंबर एट्रीब्यूट जो है वो क्या कर रहा है, फॉरेन की के तौर इट रेफर टू रोल नंबर एट्रीब्यूट इन पेरेंट रिलेशन, वो बात बता रहा है। बेटा नीचे वाली दो बातें, दो प्रॉब्लम जो मैंने अभी कहा कि टेबल ज्वाइंट तो हो गए लेकिन उनमें प्रॉब्लम आ गया, वो ये प्रॉब्लम अभी डिस्कस कर रहा है। Record cannot be inserted into a child relation if corresponding record in parent relation does not exist. इसको कहते हैं बेटा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, कि आप अब देखें ना, ये दो टेबल हो गए, ठीक है। एक है पेरेंट रिलेशन, दूसरा है आपके पास चाइल्ड रिलेशन। अब आप ये कहें जी मैंने दोनों रिलेशन में डाटा इंसर्ट करना है, तो क्या मैं बगैर सोचे समझे दोनों में डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ? तो बेटा अगर आप पेरेंट रिलेशन की बात करें तो इसमें आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं बगैर सोचे समझे, कोई मसला नहीं आएगा। भाई आपने नया स्टूडेंट इनरोल किया है, इट्स ओके, स्टूडेंट जितने मर्जी आप नए इनरोल कर लें, उनको कोर्सेज आप बाद में असाइन करते हैं, सब्जेक्ट बाद में असाइन करते हैं, उनके सब्जेक्ट का रिकॉर्ड बाद में रखा जा सकता है, इट्स ओके। आपने इस टेबल में इंसर्शन डाटे को रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कि चाइल्ड रिलेशन में, वो क्या कह रहा है कि उस वक्त तक चाइल्ड रिलेशन में आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट, या दूसरी तरह हम कह लें कि चाइल्ड टेबल में आप कोई ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जिसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड आपके पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट ही ना करता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ जी रोल नंबर 4 है, उसका जी सब्जेक्ट है यानी कि डीबी, ठीक है, और उसके जी मार्क्स हैं जी 70। अब मुझे ये बताएं कि कोई सेंस बनती है कि एक रोल नंबर, एक बच्चा आपके कॉलेज में है ही नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, और आप उसके मार्क्स स्टोर करते फिर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपका अगर कोई पर्सन जो इस डाटाबेस को यूज कर रहा है, जो इस टेबल को यूज कर रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कुछ भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने रोल नंबर 4 टाइप करना था लेकिन उससे क्या टाइप हो गया 14, और वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए जैसे ही इंटर प्रेस करेगा तो ये डाटाबेस, ये टेबल क्या करेगा, उसे एरर देगा। फॉरेन की कंस्ट्रेंट है बेटा ये, जिसे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहा जाता है। फॉरेन से उसे रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई तुम एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड उसके पेरेंट रिलेशन में है ही नहीं। रोल नंबर 4 तो कभी इनरोल ही नहीं हुआ था, तो तुम किस रोल नंबर 4 की बात कर रहे हो कि जिसके डाटाबेस के मार्क्स तुमने यानी कि स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर इस सूरत में बेटा ये है हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आया कि जब हम किसी टेबल की फॉरेन की बना देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाता है। तो लैब में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जब हम किसी टेबल की फॉरेन की लगाते हैं फिर हम क्या ऐड करेंगे, टेबल रिकॉर्ड ऐड करेंगे किसमें, चाइल्ड टेबल में। फिर हम करके देखेंगे कि क्या हमें वो करने देता है। वो कतई नहीं करने देगा, आपको एरर दे देगा कि भाई तुम चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो जिसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता पेरेंट टेबल में, तो वो आप नहीं कर सकते। हाँ आप कहें जी रोल नंबर 3, एक और रिकॉर्ड में लिख रहा हूँ, रोल नंबर 3 है जी, उसका सब्जेक्ट है डीबी, ठीक है, और जी उसकी जो है ना वो मार्क्स हैं 30,
तो इस बार वो आपको कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त रोल नंबर 3 का डेटाबेस के सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे एंटर नहीं है और इसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड आपके इस टेबल के अंदर, पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इस केस में आपको कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और ये ऑटो इम्प्लीमेंट होता है कंस्ट्रेंट, लेकिन ये कंस्ट्रेंट कौन इन्फोर्स करता है बेटा? आपकी फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई करती है। दूसरी चीज, रिकॉर्ड ऑफ पेरेंट रिलेशन कैन नॉट बी डिलीटेड इफ अपडेटेड करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन चाइल्ड रिलेशन। वो कहता है कि अगर आप पेरेंट रिलेशन में से अब दूसरा केस आ गया इसका। पहले हम चाइल्ड रिलेशन पे थे, अब हम किस मूव कर रहे हैं? आपके पेरेंट रिलेशन पे। वो कह रहे हैं कि पेरेंट रिलेशन में आप कोई ऐसा रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जिसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स आपके चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करते हो। ओके हो गया? हाँ, कोई ऐसा रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 4 होता जिसका कोई रिकॉर्ड करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में नहीं है, आप इसको डिलीट कर देते। इसमें हम कहते हैं कि मे और मे नॉट कम प्रॉब्लम, कि हो सकता है प्रॉब्लम आए, हो सकता है ना आए। क्योंकि प्रॉब्लम आएगी कब बेटा? जब आप ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड यहाँ पे चाइल्ड टेबल में होंगे। और प्रॉब्लम नहीं कब आएगी? जब आप ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे जिसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में है ही नहीं, उसको ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। सॉरी, डिलीट की बात हो रही थी। तो बेटा इसमें डिलीशन में प्रॉब्लम आती है कि जब भी आपने पेरेंट टेबल में डिलीशन करनी है तो ध्यान से करनी है, और जब भी आपने चाइल्ड टेबल में इंसर्शन करनी है तो ध्यान से करनी है, जो हमने पहले वाला केस डिस्कस किया। तो ये भी बेटा एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का एक रूल है। लेकिन इसके अंदर बेटा हमारे पास एक नरमी मौजूद है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैंने पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना ही करना है और उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी इस टेबल में है, चाइल्ड टेबल में, लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई मैं सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, यहां से ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, लेकिन इसके ये जो 3 करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इस टेबल में है ना, वो डिलीट ना हो, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? मैं बताता हूं। फिर वो क्या करता है? चाइल्ड में हैव अ डुप्लीकेट नल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। ये उसने नीचे एक लाइन लिखी है, इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर बेटा इस ऑपरेशन को हम कहते हैं कैस्केड डिलीट या कैस्केड अपडेट। वो क्या करता है बेटा? वो काम ये करता है कि फिर वो ये जो रिकॉर्ड जो हैं, यानी कि वो वहां से डिलीट कर देता है पेरेंट टेबल से। अगर आप इस रूल को इस तरीके से एडिट कर लेते हैं, ये फैसिलिटी आपके पास डेटाबेस में होती है, आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि जी मेरा जो है रिकॉर्ड पेरेंट टेबल से डिलीट हो जाए, लेकिन उसके जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ से डिलीट ना हो, वो इस टेबल में रहें। वो रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं होते, लेकिन बेटा वो क्या करता है? इसकी फॉरेन की जो वैल्यूज हैं वो हर वैल्यूज के अंदर क्या पुट कर देता है? नल नल पुट कर देता है। ठीक है, रियलिटी में भी यही बनता है कि रोल नंबर 1 नहीं है तो रोल नंबर 1 कोई भी नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो रोल नंबर 1 अब है नहीं तो रिकॉर्ड कैसा? तो फिर बेटा वो यहां से इसकी वजह से क्या आ सकती है? कन्फ्लिक्शन आ सकती है कि भाई रोल नंबर 1 वाला तो बंदा ही कोई नहीं है, ठीक है, तुमने उसके रिकॉर्ड कैसे रखे हुए? तो बेटा वो क्या करता है? यहाँ से फिर फॉरेन की सारी वैल्यूज को उस रिकॉर्ड के जितने भी करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उनका जो रेफरेंस किया गया एट्रीब्यूट यानी कि फॉरेन की होता है, उसकी तमाम एंट्रीज में जहां जहां रोल नंबर 1 आएगा वहां वहां वो क्या पुट कर देगा? नल पुट कर देता है। तो बेटा देखें इस केस में हमारी फॉरेन की वैल्यू क्या हो गई? नल भी हो गई। तो मैंने 2 बातें की थी कि फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है और बेटा डुप्लीकेट भी हो सकती है। डुप्लीकेशन हमने यहाँ पे देख ली थी और नल वाला केस हमने यहाँ पे देख लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनल कीज। बेटा हमारी ये कीज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखिएगा और आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। इट्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी। मेन टॉपिक बेटा यही था। ये बेटा आपकी बुक के अंदर दिया गया सैंपल डेटाबेस है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी बुक को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ये सैंपल डेटाबेस आप यहाँ तो अपने एक पेज पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। अगर आप के हाथ लिखने से थक जाएं, आप परेशान हो जाएंगे इतना हम कैसे लिखेंगे, तो बेटा इस एक पेज का प्रिंट ले लें। प्रिंट लेके अपने सामने रख लें। सामने रख के बेटा अपनी इस बुक की हर एग्जाम्पल को रीड करें, आपको हर कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग काम करना नहीं चाहते, प्रैक्टिकल करते नहीं और उसके बाद हम कहते हैं कि मास्टर फारग ने कुछ भी नहीं पढ़ा दे।
ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ हमें इसका नाम सुन के डर लग गया कि हो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो बेटा कंस्ट्रेंट्स हम सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कौन कौन से कंस्ट्रेंट किस किस में पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको पढ़ आपने खुद लेना है। तो बेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हमारे पास सबसे पहले आता है नल कंस्ट्रेंट। यहाँ पे एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि डेटाबेस में नल का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि डेटाबेस में नल का मतलब जीरो होता है। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि डेटाबेस के अंदर नल का मतलब माइनस वैल्यूज होता है। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। डेटाबेस में नल का मतलब है अननाउन, कुछ ना होना, यानी कि जिस एट्रीब्यूट को यूजर कोई भी वैल्यू नहीं देता, डेटाबेस उसको बाय डिफॉल्ट असाइन वैल्यू करता है। वो हमारे पास नल वैल्यू होती है, और वो कोई भी वैल्यू नहीं होती, गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये सारी डिटेल आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेनी है। नल कंस्ट्रेंट है हमारे पास। ठीक है, हम नल कब करते हैं हमने देख लिया है। फॉरेन की के अंदर भी ये नल कंस्ट्रेंट हम यूज कर रहे थे कि अगर हमने क्या किया था, अगर हमारे पेरेंट रिलेशन में से रिकॉर्ड हमने डिलीट किया और हम चाहते थे कि उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड में से ना जाएं, तो हमने क्या पुट कर दिया, वहां पे नल पुट कर दिया। तो बेटा नल नल कंस्ट्रेंट है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है एंटिटी इंटेग्रिटी। बेटा एंटिटी इंटेग्रिटी हमारा जो कंस्ट्रेंट है ये अप्लाई होता है प्राइमरी की पे। प्राइमरी की इन बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन बी नल, कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द एंटिटी इंटेग्रिटी। द फर्स्ट इंटेग्रिटी रूल्स अप्लाई टू द प्राइमरी कीज ऑफ बेस रिलेशन। Okay, for the present we define a base relation, a relation that correspond to an entity in conceptual schema. We provide more precise information section 3.4। ठीक है, ये सेक्शन 3.4 बेटा एग्जांपल्स हैं सारी जो आपने रीड करनी है। तो बेटा वो कह रहा है कि ये फर्स्ट इंटेग्रिटी रूल है जो किस पे अप्लाई किया जाता है, आपकी प्राइमरी की पे, कि प्राइमरी की के वाले एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू क्या नल नहीं होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी। ठीक है, नीचे सारी उसने डिटेल लिख दी है। देखे ना, ये चीजें हमने सारी पढ़ ली है ना, हम ऐसे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी बेटा हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या थी कि इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, इसको जी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर दोबारा से बता देता हूँ, ताकि कहीं आपके जहन में ख्याल ना रह जाए कि मास्टर ने बुक से तो पढ़ाया ही नहीं था। इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर R1 एक रिलेशन है और इसके अंदर बेटा क्या एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर वो कह रहा है जी फॉरेन की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द कैंडिडेट की वैल्यू ऑफ सम टप्पल। यहाँ पे देखें अब वो क्या कह रहा है, मैच अ कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की को प्राइमरी की भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे परेशान आपने नहीं होना। वो कहते हैं वैल्यूज ऑफ सम टप्पल्स इट्स होम रिलेशन और द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी होली नल। वैल्यूज क्या कर सकती हैं, नल भी हो सकती हैं, और वो क्या कर सकती हैं, किसी होम रिलेशन बेस रिलेशन के कैंडिडेट की यानी कि प्राइमरी की से मैच भी कर सकती हैं टप्पल से। ठीक है बेटा, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इसको हम कहते हैं कि हमारी दोनों टप्पल से वहां पर डाटा जो है वो दूसरे की प्राइमरी को रेफरेंस करके उनके साथ वो मैच कर रहा होता है। लेकिन इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको अपनी स्लाइड में दे दी है। अगर यहाँ से आपको अच्छी नहीं लगती आप यहाँ से कर सकते हैं कि रिकॉर्ड कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू अ चाइल्ड रिलेशन इफ करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन पेरेंट रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, कि अगर आपके चाइल्ड पे आप कोई ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं जिसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड पेरेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस इज कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। उसको हम कहेंगे कि हम यहाँ पे इंटेग्रिटी अप्लाई करेंगे। इंटेग्रिटी क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ डाटा। ठीक है, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई तुम हम अपने टेबल में गलत रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो। एक बंदा कॉलेज में रोल नंबर 4 इनरोल्ड ही नहीं है, तुम उसका रिकॉर्ड डालने जा रहे हो, हम तुम्हें नहीं डालने देंगे। ठीक है, हम उसे इन्फोर्स करवाएंगे किसकी मदद से, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की मदद से। तो बेटा इसकी सिंपल डेफिनेशन आप बुक से कर सकते हैं, आप स्लाइड से कर सकते हैं, आपको कहीं और से अच्छी लगे आप वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से डेफिनेशन सेम है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया हुआ उसने, इसलिए आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान सारी खत्म है, परेशानियां हमने सारी आपकी खत्म कर दी। जनरल कंस्ट्रेंट बेटा
ये क्या होते हैं, वो कहते हैं कुछ एडिशनल रूल्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ डेटाबेस दैट डिफाइन कंस्ट्रेंट्स सम एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस। तो बेटा ये कुछ जनरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो जनरल कंस्ट्रेंट्स किसको कहते हैं कि जो डेटाबेस डिजाइनर्स रन टाइम पे अप्लाई करते हैं डेटाबेस के ऊपर। जिस यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो वो रन टाइम पे फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अप्लाई करते हैं, उसको हम जी जनरल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बेटा, ये बहुत सारे होते हैं। ये सिनेरियो को जो यानी कि सीनियर डेटाबेस डिजाइनर्स हैं, जब आप अल्लाह ताला आपको अच्छे सॉफ्ट हाउसेस में ले जाए, जब आप लोग काम करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये जनरल कंस्ट्रेंट्स, वो सारे कंस्ट्रेंट्स जो डेटाबेस डिजाइनर्स अकॉर्डिंग टू सिनेरियो लगाते हैं उनको हम जनरल कंस्ट्रेंट कहते हैं। यहाँ पे हम इसकी ये जनरल डेफिनेशन को देख रहे हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। आपने बेटा रिलेशंस तो पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, टेबल्स, ठीक है। टेबल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके व्यूज की होती हैं। टेबल और व्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे, हम देखते हैं बेटा। व्यू आपका वर्चुअल टेबल होता है। क्या होता है? वर्चुअल टेबल होता है या डिराइव्ड रिलेशन होता है। कैसे, अब हम इसको देखते हैं एग्जांपल से। 3 लेवल आर्किटेक्चर में बेटा हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, जो एप्लीकेशन लेवल था उससे क्या कनेक्ट थे बेटा, यूजर 1, यूजर 2, ओके, एंड यूजर 3। यानी कि एप्लीकेशन लेवल में 3 लेवल आर्किटेक्चर के सबसे टॉप लेवल एप्लीकेशन या एक्सटर्नल व्यू जिसे हम कहते थे, उससे हमारे क्या होते थे, डिफरेंट यूजर्स कनेक्ट होते थे। अब बेटा मैं ये चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ चीजें आप समझाऊंगा, आपने उसको देख लेना है। एक तो ये बड़ा मसला है, हम जी सिंपल टेबल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और मैं आपको ये बात व्यूज वाली बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्यूज होते क्या हैं बेसिकली। अब बेटा 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमने एक पढ़ा था क्या, एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू में हमारे पास क्या होते थे जी, हमारे पास डायरेक्टली यूजर्स कनेक्ट होते थे, ठीक है। यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, ठीक है जी। ये डिफरेंट 3 यूजर्स हैं। अब ये यूजर्स क्या करते हैं बेटा, ये एंड यूजर्स हैं जो हमारी इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। और किसी भी एप्लीकेशन का आपको पता है बैकएंड क्या होता है, बैकएंड बेटा डेटाबेस होता है, ठीक है, डीबी होता है। अब डीबी क्या होता है, डीबी रिलेशनल डेटाबेसेस इन फॉर्म ऑफ रिलेशंस। इस तरह के कुछ टेबल्स होते हैं, कुछ यानी कि जिनमें से डाटा होता है और उन डाटे को हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अब बेटा मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस डेटाबेस, फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल इस टेबल, एक टेबल को डेटाबेस कह रहा हूं समझाने के लिए। इस डेटाबेस को मैं ये चाहता हूं कि जब एचओडी मेरे इस डेटाबेस को एक्सेस करे, मेरा यूजर 1 जो है बेटा वो है एचओडी, ओके, कि जब एचओडी मेरे इस डेटाबेस को एक्सेस करे तो वो इस होल डेटे को देख सके, ओके। दूसरा यूजर बेटा मेरे पास है मेरे डिपार्टमेंट का जो है वो क्लर्क, ठीक है जी। दूसरा यूजर मेरे पास क्या है, मेरे डिपार्टमेंट का क्लर्क है। अब मैं चाहता हूं कि जब क्लर्क मेरे इस डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करे तो मैं क्या करूं, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं और उससे स्टूडेंट्स की कांटेक्ट डिटेल कंप्लीटली हाइड रखूं, ओके। अब बेटा मेरे डेटाबेस में जो यूजर 3 कनेक्ट है, यानी कि मेरे सॉफ्टवेयर को यूजर 3 जो करेक्ट कर रहा है वो है मेरे पास रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, जिसने क्या करना है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं आया तो उसको वो कॉल करके बताएगा। उसकी ड्यूटी ये है कि भाई आपने ना कॉल करके स्टूडेंट को बताना है कि जनाब आज आपकी क्लास है और आज आप नहीं आए, या अगर कोई टीचर नहीं आया, टाइम टेबल वाले की एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो वो उसको कॉल करके पूछेगा सर जी खैर है आज, अब कहाँ पे आप क्लास है। तो मैं कहता हूँ कि जब वो मेरे इस डेटाबेस को एक्सेस करे तो उसको जो दिखाया जाए वो सिर्फ फ़ोन नंबर दिखाया जाए, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, या किसी भी टेबल के अंदर, यानी कि टीचर्स के
ऑफ कोर्स वो देखेगा, उसको हमने क्या दिखाना है, सिर्फ फोन नंबर दिखाना है। तो अब देखें, हमारे पास डाटा एक है, ये वाला जो टेबल है, डेटाबेस है, वो एक है, लेकिन एक ही टेबल को हम तीन तरीकों से तीन डिफरेंट यूजर्स को दिखाना चाह रहे हैं। 3 यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब इन तीन लोगों को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से दिखाना चाह रहे हैं। इसको हम और तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, इसको और तरीके से, इसको और तरीके से। मीन्स कि हर यूजर की एक्सेस डाटा के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर यूजर डाटा को एक्सेस करे तो उसकी एक्सेस क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए। तो बस बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि व्यूज बेटा आपके पास वर्चुअल टेबल होते हैं जो एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर नहीं होते। हम क्या करते हैं, व्यूज की क्यूरीज लिख के सेव कर देते हैं, ठीक है। रन टाइम पे क्यूरी रन होती है और उस क्यूरी के रिजल्ट में जो डिराइव्ड रिलेशन होता है वो बेस टेबल में से डाटा लेता है और रन टाइम पे एक टेबल जनरेट हो जाता है, ठीक है। और वो यूजर को डाटा, जिस यूजर को चाहिए डाटा चाहिए होता है, उसको वो टेबल, उससे रेलिवेंट टेबल दिखाया जाता है, वो डाटा सीन करता है और उसके बाद जब वो कैंसिल करता है तो सारे का सारा डाटा ज़ाया हो जाता है। तो व्यूज बेटा आपके टेबल्स ही होते हैं, लेकिन वो वर्चुअल टेबल होते हैं जो किसी क्यूरी की बेस पे रन टाइम पे जनरेट होते हैं। डाटा वो किससे देते हैं बेटा, बेस टेबल से, ठीक है। डाटा वो बेस टेबल से ही उठाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रन टाइम पे जनरेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके व्यूज आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हों, सम टाइम होते हैं, लेकिन 90% यही होता है कि आपके जो व्यूज होते हैं उनकी क्यूरीज स्टोर प्रोसीजर्स टिगर्स की फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होती हैं। जैसे ही ये यूजर एचओडी जो है ये व्यू के बटन पे क्लिक करता है तो इसको ये सारा डाटा टेबल से ला कर दिखाया जाता है, यानी कि इसका व्यू डिफरेंट, फिर व्यू 1 बना देते हैं हम, व्यू 2 बना देते हैं और व्यू 3 बना देते हैं और हर यूजर को हम एक व्यू से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो यूजर जिस व्यू से कनेक्ट होता है उसको उसी व्यू में डाटा दिखा दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था व्यूज का डेटाबेस के अंदर, जो कि वर्चुअल टेबल्स होते हैं। कैसे हम उनको यूज करते हैं मैंने उसकी सारी कहानी आपको बता दी है, तो आप लोग इसको बुक से पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह इसकी अच्छी समझ आने वाली है। ये इसकी डेफिनेशन, बेस रिलेशन कौन सा होता है बेटा, जो फिजिकली टेबल होता है जो आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। व्यू क्या है, वो कहता है डायनामिक रिजल्ट ऑफ वन और मोर रिलेशनल ऑपरेशंस, कि हम कोई रिलेशनल अलजेब्रा या एसक्यूएल क्यूरी लगा के कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक या दो टेबल्स के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन प्रोड्यूस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन प्रोड्यूस होता है। अब व्यू इज अ वर्चुअल रिलेशन, ठीक है, दैट डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट इन डेटाबेस। वो कहता है जरूरी नहीं है कि वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करे, मींस कि वो डेटाबेस में फिजिकली स्टोर भी हो, नहीं, वो रन टाइम पे क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, यानी कि कोई रिलेशनल ऑपरेशन होता है और एक नया टेबल प्रोड्यूस होता है, उसको हम व्यू कहते हैं और वो एक वर्चुअल टेबल होता है, ठीक है जी, जो कि डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, कैन बी प्रोड्यूस अपॉन रिक्वेस्ट बाय अ पर्टिकुलर यूजर, और जो किसकी यानी किस वजह से प्रोड्यूस किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर यूजर की पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को लेकर। जैसे हमने अभी यहाँ पे एक्सेस लेवल की एग्जांपल ली कि जिस यूजर की जो एक्सेस होती है उस एक्सेस के करस्पॉन्डिंग हम उसे उसका व्यू, डाटे का व्यू देते हैं। हम हर यूजर को सारा डाटा नहीं दिखा सकते। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई कारोबार शुरू किया हुआ, ठीक है, अब अपना प्रॉफिट अगर डेली अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को शो करवाएंगे तो क्या वो अच्छी बात होगी, या अपने सारे एक्सपेंसेस। तो इस सूरत में हम डेटाबेस में व्यूज क्रिएट करते हैं। द पर्पज ऑफ व्यूज सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने सिर्फ यहाँ से पढ़नी है और ये आपका चैप्टर एंड। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पेपर जो है वो इन्हीं चैप्टर में से है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।